गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में प्राणी शास्त्र बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे आपको एम्ब्रियोलॉजी का पेपर, जो कि आपका तृतीय प्रश्न पत्र है, पढ़ा रहा हूँ। इसमें पिछले लेक्चर में हमने मुर्गी के भ्रूण का 24 घंटे तक के विकास का अध्ययन किया था। आज हम एम्ब्रियोनिक एडाप्टेशंस के बारे में बात करेंगे, भ्रूणीय अनुकूलन। बच्चों, जीवन का उद्गम पानी में हुआ था। जो जलीय जंतु होते हैं उनके एग्स पानी में ही दिए जाते हैं और उनके लिए पानी में रहते हुए कुछ समस्याएं कम हो जाती हैं। लेकिन जब जंतु स्थल पर आते हैं और स्थल पर उन्हें अंडे देने होते हैं तो वहाँ कई समस्याएं उनके सामने आती हैं। दो समस्याएं सबसे प्रमुख होती हैं। एक सूखने की समस्या, ड्राई अप होने की समस्या, और दूसरी फिजिकल डैमेज की समस्या। थोड़ा सा भी धरती पर अगर हिल डुल जाएं तो नुकसान हो सकता है, चोट आ सकती है एग को, जबकि पानी में थोड़े बहुत हिलने डुलने से चोट नहीं आ सकती। तो ये दो प्रमुख समस्याएं स्थल पर आने के बाद जंतुओं के सामने थीं और इनका समाधान करने के लिए ये दो समस्याएं भ्रूणीय विकास के अनुसार भ्रूण के सामने थी कि किस तरह से विकास किया जाए स्थल पर। तो इसका समाधान करने के लिए दो टेक्निक्स इवॉल्व हुई। एक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की और दूसरी इसी के साथ साथ प्लेसेंटा की टेक्निक। तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की। तो जैसा अभी मैंने बताया, एग्स को अपने स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित होना पड़ता है और उसी अनुकूलन की दिशा में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ और प्लेसेंटा का निर्माण होता है। जो एम्फीबिया हैं और फिश हैं, ये तो अपने अंडे जल में ही देते हैं, लेकिन इसके बाद के जो क्लासेज हैं, रेप्टिलिया, बर्ड और मेमेलिया, ये स्थल जीवी होते हैं। इनमें प्रजनन और एग लेइंग स्थल पर होता है। इनके अंडों में अनुकूलन के रूप में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ विकसित होती हैं। ये झिल्लियाँ हैं एमनियन, यॉर्क सैक, कोरियन और एलेंट्रॉयस। बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में तो जो एग होता है वो सुरक्षा के लिए एक कठोर कवच में घेर दिया जाता है और उसी कवच के भीतर ही उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ भी विकसित होती हैं तथा भ्रूण का पूरा विकास उस कवच के अंडे के भीतर ही होता है। इन झिल्लियों को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वास्तव में भ्रूण के शरीर के निर्माण में इनका सीधे योगदान नहीं होता है। ये निर्माण में सहायक होती हैं, लेकिन ये रचना का पार्ट नहीं होती हैं। जब भ्रूण विकसित होता है तो उसका ये हिस्सा नहीं होती हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ कहते हैं। तो चर्चा करते हैं झिल्लियों की। सबसे पहली बात करते हैं झिल्ली यॉर्क सैक की। ये ऐसी झिल्ली है जिसमें यॉर्क भरा हुआ रहता है और यही यॉर्क ही भ्रूण के लिए भोजन का स्रोत होता है। इसी से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। यॉर्क जो होता है प्रोटीन और लाइपोप्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। यही यॉर्क ही, जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये यॉर्क होता है, यही प्रारंभिक अवस्था में रक्त का भी निर्माण करता है, इसलिए ये हीमोपोएटिक टिश्यू कहलाता है। ये भ्रूण के लिए रक्त का निर्माण करता है। दूसरी झिल्ली है एमनियन। इसमें एमनियोटिक द्रव भरा हुआ रहता है
और उसी द्रव के भीतर भ्रूण स्थित होता है। अर्थात एमनियॉन वो झिल्ली है जो भ्रूण को एक तरह से जलीय वातावरण प्रदान कर देती है। एक द्रव चारों ओर भर दिया जाता है तो भ्रूण भले स्थल पर है लेकिन उसको जलीय वातावरण विद इन द एग, अंडे के भीतर ही प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये एमनियॉन जो है ये भ्रूण की रक्षा करता है किसी प्रकार के शॉक से या इंजरी से। और जैसा मैंने बताया कि ये एक तरह से जलीय माध्यम में या द्रवीय माध्यम में भ्रूण को रख दिया गया है। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि मैमल्स में जहाँ प्लेसेंटा विकसित हो जाता है वहाँ कवच वाले अंडों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी एमनियॉन झिल्ली पाई जाती है और भ्रूण उसी एमनियॉन के भीतर ही सुरक्षित रहता है। इसलिए जो रेप्टिलिया, बर्ड और मेमेलिया हैं इन सबको एमनियोटा कहते हैं और इसके पहले के जो दो समूह हैं मछली और एम्फीबिया उनको एन एमनियोटा कहते हैं। तो एमनियॉन की उपस्थिति के आधार पर दो वर्ग हो जाते हैं कॉर्डेट्स में, एक तो फिश और एम्फीबिया जहाँ एमनियॉन नहीं है, यॉर्कशायर आदि झिल्लियाँ वहाँ भी विकसित होती हैं, और रेप्टिलिया, बर्ड और मेमेलिया जहाँ एमनियॉन विकसित होता है। अगली झिल्ली है कोरियन। कोरियन जो है ये कवच के भीतरी सतह पर रहती है। जो कवच होता है वो गैसों के लिए पारगम्य होता है और ये उसके भीतरी सतह पर रहते हुए श्वसन क्रिया का कार्य करती है कोरियन। और नेक्स्ट झिल्ली जो है वो एलेंट्रायस है। एलेंट्रायस एक तरह से उत्सर्जी कार्य करने वाली झिल्ली है। जो भी उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण में बनते हैं वो एलेंट्रायस नाम की इस थैली में स्टोर कर लिए जाते हैं और वे भ्रूण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज है। साथ ही साथ ये रेस्पायरेशन में भी भाग लेता है। इन चार झिल्लियों की सहायता से, जिनका नाम ऊपर हमने लिया, यॉर्कशायर, एमनियॉन, कोरियन और एलेंट्रायस, इनकी सहायता से भ्रूण अपने विकास करने में सफल हो जाता है एक एग के भीतर रहते हुए। यहाँ देखेंगे तो चित्र में दिखाया गया है किस तरह से झिल्लियों का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ प्रोस्पेक्टिव एमनियॉन लिखा हुआ, एमनियोटिक फोल्ड लिखा हुआ है। जो ध्यान से देखें एमनियोटिक फोल्ड, दो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर। ये साइड से ऊपर की तरफ बढ़े हैं और बढ़ते बढ़ते देखें ध्यान से, ये दो फोल्ड, बीच में भ्रूण है, ये यॉर्क भरा हुआ है जो लाइन खींची हुई है। साइड में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, दोनों साइड में दिखाई दे रही हैं, और उसके बाहर ये बाकी अंडे का भाग है जो एल्ब्यूमिन भरा हुआ होता है। तो देखें एमनियोटिक फोल्ड दोनों तरफ से आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगले डायग्राम में देखें तो ये एमनियोटिक फोल्ड ऊपर जा कर के जुड़ गए हैं एक दूसरे से, और उसके बाद जो अंदर थैली बनी ये एमनियॉन हो गई, उसके बाहर कोरियन हो गई। यहाँ देखें एमनियॉन लिखा हुआ है और बाहर ये कोरियोनिक कैविटी लिखा हुआ है। कोरियोनिक कैविटी के बाहर की झिल्ली कोरियन हो गई। और यहाँ इसी का फुल्ली डेवलप्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये विकसित हुआ, देखेंगे ये भ्रूण है, भ्रूण के चारों ओर एमनियॉन है, उसके बाहर एमनियोटिक सैक है। ये देखें यहाँ पर ये भ्रूण है, भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक सैक है, उसके बाहर की तरफ जो है वो कोरियन है, उसके बाहर एलेंट्रायस है, और कोरियन और एलेंट्रायस मिल करके कोरियो एलेंट्रायस बना रहे हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप ये देख सकेंगे। हाँ, कैसे विकसित होती हैं वो ऊपर हमने बताया चित्र के माध्यम से। जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म होती है, इसकी रचना समझने के लिए मीजोडर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी आवश्यक होगी बच्चों। जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म होती है ये दो भागों में बंट जाती है।
एक बाहर का भाग जो कि एक्टोडर्म के नीचे चला जाता है, और दूसरा भीतर का इसका हिस्सा जो कि एंडोडर्म के बाहर चला जाता है। जो बाहर चला जाता है हिस्सा, अर्थात एक्टोडर्म के नीचे जो हिस्सा चला जाता है बाहर का हिस्सा, इसको सोमैटिक मीजोडर्म कहते हैं। और इस मीजोडर्म और इसके बाहर पाई जाने वाली एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के इस युग्म को सोमैटोप्ल्यूर कहते हैं। तो सोमैटोप्ल्यूर अर्थात ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें बाहर एक्टोडर्म हो और दूसरी झिल्ली उसकी मीजोडर्म हो। एक्टोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर के बनी हुई झिल्ली सोमैटोप्ल्यूर कहलाएगी। जो भीतर की तरफ वाली मीजोडर्म होती है उसको स्प्लैंक्निक मीजोडर्म कहते हैं। ये स्प्लैंक्निक मीजोडर्म एंडोडर्म के बाहर होती है। तो एंडोडर्म और स्प्लैंक्निक मीजोडर्म मिलकर के जो झिल्ली बनेगी उसको कहेंगे स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। तो दो झिल्लियाँ हो गई, सोमैटोप्ल्यूर जो कि मीजोडर्म और एक्टोडर्म से बनी थी, और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर जो मीजोडर्म और एंडोडर्म से बनी थी। दो झिल्लियाँ इस तरह से बन गई। स्प्लैंक्नोप्ल्यूर भीतर की तरफ है और सोमैटोप्ल्यूर बाहर की तरफ है। अब आगे आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले यॉर्क सैक स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से बनता है। इसका अर्थ है कि एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर के रचना बनी हुई है। इसका निर्माण इस प्रकार से होता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्ल्यूर है, एम्ब्रियो प्रॉपर के बाहर का जो मीजोडर्म और एंडोडर्म है, वो चारों तरफ प्रसार करता है, फैलता है, उसका एक्सपेंशन होता है, और इतना उसका प्रसार हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है कि वो यॉर्क को चारों ओर से घेर लेता है। फिर बाद में इसमें अनेक फोल्ड्स बन जाते हैं और एक स्थान पर ये भ्रूण से जुड़ा हुआ रहता है, उसको यॉर्क स्टाक कहते हैं। जो यॉर्क सैक की झिल्ली है इसमें अनेक फोल्ड्स बन जाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ाया जा सके। इसमें ब्लड स्पेसेस और ब्लड कैपिलरीज का निर्माण हो जाता है। यॉर्क में ब्लड स्पेसेस और ब्लड कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं। वहाँ पर एंजाइम्स के द्वारा यॉर्क का पाचन किया जाता है और रक्त की नलिकाओं में होता हुआ वो पचा हुआ डाइजेस्टेड मटेरियल भ्रूण के हर्ट में पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से भ्रूण के पोषण का काम यॉर्क सैक के द्वारा किया जा रहा है। एमनियॉन और कोरियन का विकास कैसे होता है? लगभग 30 घंटे इंक्यूबेशन के लगभग 30 घंटे के उपरांत लगभग 30 घंटे के इंक्यूबेशन के 30 घंटे के उपरांत जो सोमैटोप्ल्यूर होता है वो सोमैटोप्ल्यूर एमनियोटिक फोल्ड के रूप में ऊपर उठ जाता है। और ये एमनियोटिक फोल्ड जो है, यही एमनियोटिक फोल्ड ऊपर उठते उठते जा कर के परस्पर मिल जाते हैं। उनकी झिल्लियाँ परस्पर जुड़ जाती हैं और इस तरह से दोनों तरफ की झिल्लियाँ एक हो जाती हैं और इस प्रकार से दो झिल्लियों का निर्माण हो जाता है, एक बाहरी झिल्ली और एक भीतरी झिल्ली। जब दोनों झिल्लियाँ मिल जाएंगी तो एक बाहरी झिल्ली हो जाएगी, एक भीतरी झिल्ली। जो बाहर की झिल्ली होती है वो सोमैटोप्ल्यूर है, उसमें बाहर एक्टोडर्म है और भीतर की तरफ मीजोडर्म है। यही झिल्ली कोरियन कहलाती है और इसके भीतर जो कैविटी कैद है उसको कोरियोनिक कैविटी कहते हैं। जो
नीचे वाली झिल्ली थी सोमेटोप्ल्यूर, ये एमनियॉन कहलाती है। इसमें बाहर की तरफ मीजोडर्म है और भीतर की तरफ इसमें एक्टोडर्म है। इसी के अंदर जो बैग है वही एमनियोटिक कैविटी है और उसी के भीतर भ्रूण स्थित होता है। और एमनियॉन भ्रूण को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। एक सिर्फ पार्ट जहाँ से वो यॉक के द्वारा यॉक से जुड़ा हुआ होता है, यॉक स्टॉक, वही भाग इसका एमनियॉन के बाहर होता है। एलेंट्रायस का विकास कैसे होता है? इंक्यूबेशन के तीसरे दिन जो गट या आहार नाल का पिछला हिस्सा है वहाँ से एक आउट ग्रोथ निकलती है, एक थैली नुमा रचना बाहर निकलती है। ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूर है और इसमें बाहर एंडोडर्म है, भीतर की तरफ बाहर मीजोडर्म है और भीतर की तरफ इसमें एंडोडर्म है। ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूर है। ये पॉकेट या थैली धीरे धीरे बढ़ती धीरे धीरे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के स्थान को घेरती हुई चली जाती है। यहाँ तक ये बढ़ जाती है कि एमनियॉन और कोरियन के बीच की जो स्थान है उसमें भी ये पहुँच जाती है। ये गट के साथ जुड़ी हुई रहती है और इसके गट के साथ कनेक्शन को एलेंट्रॉइक स्टाक कहते हैं। बाद में जब पूरी तरह से ये एलेंट्रॉयस विकसित हो जाती है तो कोरियन और एलेंट्रॉयस की झिल्लियाँ परस्पर जुड़ जाती हैं और तब इसको कोरियो एलेंट्रॉयस कहते हैं। और उस स्थिति में जो कोरियन में ब्लड कैपिलरीज विकसित हुई थी वो एलेंट्रॉयस में भी विकसित हो जाती हैं और इस तरह से ये कोरियो एलेंट्रॉयस वहाँ पर श्वसन क्रिया का काम करता है। बाहर से कवच से गैस पार हो सकती है, आर पार जा सकती है, कवच से गैस भीतर आती है और भीतर कोरियो एलेंट्रॉयस की झिल्लियों में रक्त होता है और वो रक्त वहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है और इस तरह से भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता रहता है। तो इस तरह से एलेंट्रॉयस उत्सर्जन का कार्य भी करता है और ये कोरियन के साथ मिलकर के श्वसन क्रिया का कार्य भी करता है। तो बच्चों ये डायग्राम्स आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ये 3 स्टेजेस बनाई गई हैं विकास की झिल्लियों के। इसमें आप देखें यॉर्क सैक पूरा बन गया है और सबसे ऊपर आप देखें एमनियोटिक फोल्ड विकसित होने शुरू हुए हैं। एलेंट्रॉयस भी छोटा सा बना हुआ यहाँ दिखा दिया गया है। यहाँ देखेंगे एलेंट्रॉयस और बड़ा हो गया है, एमनियॉन पूरी तरह बन गया है, यॉर्क सैक भी बन गया है और यहाँ जब दिखाया गया है तो यहाँ एलेंट्रॉयस भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये 3 डायग्राम्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। कोई समस्या होगी विद्यार्थियों तो निसंकोच आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।